हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बायो एक्यूमुलेशन और बायो कंसंट्रेशन तथा बायो मैग्निफिकेशन के बारे में। तो स्टूडेंट, ये तीनों ही जो होते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जितने भी जो नेचर में जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, यानी कि जो एलिमेंट्स होते हैं, प्रदूषक जो तत्व होते हैं, वो पाए जाते हैं बड़ी मात्रा में, जो कि क्या करते हैं, प्रदूषण का कारण बनते हैं। इनमें जो प्रदूषण जो होते हैं, जो कि जल प्रदूषण करते हैं, वायु प्रदूषण करते हैं, ध्वनि प्रदूषण करते हैं, कीटनाशक व रासायनिक प्रदूषण इन्हें नाम दिए गए। स्टूडेंट, अगर हम पॉल्यूटेंट्स, अगर एलिमेंट्स की बात करें, प्रदूषक तत्व, तो ये सामान्यतः क्या होता है कि वातावरण में कहीं पर भी मुक्त किए जा सकते हैं। और ये जो स्थान होते हैं वो जल, मृदा, वायु कुछ भी हो सकते हैं, जिन्हों की नॉर्मली हम वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन के नाम से भी जान सकते हैं। स्टूडेंट, ये जो पॉल्यूटेंट जो होते हैं, जो तत्व होते हैं, वो स्थलीकृत भी रह सकते हैं और या फिर इनका फैलाव भी हो सकता है, कि वितरण भी हो सकता है, डिस्पर्सल भी हो सकता है। और इनका जो माध्यम होता है वो हवा के थ्रू भी हो सकता है, जलधारा यानी कि वाटर के माध्यम से भी हो सकता है, या फिर अदर जो एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटीज होती है, यानी कि मानव जनित जो गतिविधियां होती है, उनके थ्रू भी क्या होता है कि इनको फैलाया जा सकता है। और इनके जो फैलने की जो दर होती है इन प्रदूषक तत्वों की, वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है। स्टूडेंट, ये प्रदूषक जो होते हैं, चाहे प्लांट्स में हो या एनिमल्स में, ये क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, दोनों में ही प्रवेश कर जाते हैं। और इनमें जो माध्यम जो होता है प्रवेश का, वो क्या होता है, फूड चेन, यानी कि खाद्य श्रृंखला, कि सबसे पहले कोई प्रदूषक, कोई एलिमेंट्स प्लांट्स को जाता है, प्रोड्यूस को जाता है, उसके बाद में उसके ऊपर आने वाले जितने भी जो उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, उनमें चला जाता है। इस तरह से एक फूड चेन के माध्यम से ये चाहे वनस्पति हो चाहे जीव जंतु उनमें प्रवेश कर जाते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट, हम देखते हैं कि पॉल्यूटेंट्स, ये जो प्रदूषक जो तत्व होते हैं, चाहे वो वाटर सॉल्युबल भी हो सकते हैं और फैट सॉल्युबल, यानी कि जल विलय भी हो सकते हैं और वसा विलय भी हो सकते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट, जो जल विलय जो होते हैं, जो पदार्थ होते हैं पॉल्यूटेंट तत्व, वो क्या होते हैं कि एक्सक्रीटरी वेस्ट के माध्यम से क्या होता है कि उत्सर्जित हो जाते हैं, कि एक्सक्रीट आउट हो सकते हैं। जबकि जो फैट सॉल्युबल यानी कि जो वसा विलय जो तत्व होते हैं, वो स्टोरेज नेचर के होते हैं, यानी कि संचित प्रकृति के, जिसे हम कह सकते हैं। स्टूडेंट, देखा जाए तो सामान्यतः जो वसा विलय होते हैं, ये क्या करते हैं, अधिकांश इनमें से तो क्या होता है कि कार्बनिक पदार्थ, प्रकृति के जो पदार्थ होते हैं वो वसा विलय होते हैं। अधिक क्या करते हैं कि जीवों के ऊतकों में क्या होता है कि एकत्रित हो जाते हैं, कि स्टोर्ड हो जाते हैं। जबकि और इनमें क्या होता है कि जो जमा हुए जो पदार्थ होते हैं, जो वसा विलय होते हैं, उनका दो टाइप से फैट हो सकता है। या तो फिर हम देख सकते हैं कि जिसे कि क्या कह सकते हैं कि इनमें या तो इनको एंजाइमों द्वारा क्या कर जा सकता है, इनका स्वरूप बदला जा सकता है, जिन्हें कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि जैव रूपांतरण कहते हैं। जैव रूपांतरण के दौरान क्या होता है स्टूडेंट, कि हानिकारक जो पदार्थ होते हैं, या तो उनको अनहानिकारक पदार्थ में बदल दिया जाता है, यानी कि हार्मलेस मेटाबोलाइट में बदल देते हैं। या फिर स्टूडेंट, कुछ तो बदल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं पदार्थ जो कि क्या करते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब ये उनका जो डिटॉक्सिफाई होता है, यानी कि इनमें क्या होता है कि हानिकारक जो प्रदूषक जो पदार्थ होते हैं, एंजाइमों के प्रभाव से क्या होता है कि वो अपघटक में बदल जाते हैं, यानी कि डीकम्पोजर्स में बदल जाते हैं हानिकारक। तो उन्हें क्या कहा जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ विदेशी पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ विदेशी यानी कि बाह्य यानी कि प्रदूषक तत्व, वो क्या करते हैं कि एंजाइम क्रिया के प्रभाव से क्या होता है कि और भी ज्यादा हानिकारक पदार्थों में बदल जाते हैं, यानी कि हम उनको कह सकते हैं कि वो एक्टिवेशन हो जाता है, यानी कि वो टॉक्सिकेशन करते हैं। कुछ जो होते हैं उनका तो डिटॉक्सिफाई हो जाता है, लेकिन कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं कि और भी ज्यादा हानिकारक होते चले जाते हैं। तो इस प्रकार जो हानिकारक पदार्थों का क्या होता है कि
एक्टिवेशन हो जाता है, यानी कि टॉक्सिकेशन हो जाता है। शरीर में समस्त ऐसे पदार्थ जो शरीर के बाहर हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विदेशी पदार्थ या जीनोबायोटिक्स कहा जाता है। इन्हें डिटॉक्सिफाई करने के लिए क्या नहीं पाए जाते हैं? एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। कुछ का तो डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है क्योंकि उनमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, लेकिन कुछ का नहीं हो पाता है। तो ये क्या करते हैं कि खाद्य श्रृंखला में क्या करते जाते हैं? प्रवेश करते जाते हैं, और जिसकी वजह से जितने भी जो केमिकल, जो पॉल्यूटेंट, जो तत्व होते हैं वो भी क्या करते हैं कि इन विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं में से होते हुए विभिन्न जितने भी जो जीव होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, उनमें संचित होते जाते हैं। देन स्टूडेंट हम बात करते हैं बायो एक्यूमुलेशन टर्म की। बायो एक्यूमुलेशन मीन्स क्या होता है कि जैव संचय। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ये कह सकते हैं कि जीवों में संचित रसायनों की जो मात्रा होती है उसको जैव संचय कहा जाता है, यानी कि बायो एक्यूमुलेशन कहा जाता है। इन द सेंस हम कह सकते हैं कि किसी रसायन की वह मात्रा जो विभिन्न माध्यमों से जीव के अंदर प्रवेश करती है तथा वो क्या करती है कि वो एक जाति द्वारा धारित कर ली जाती है, तो उस मात्रा को क्या कहा जाता है? जैव संचय, यानी कि बायो एक्यूमुलेशन कहा जाता है। या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि एक जीव में समय के साथ किसी रसायन की वातावरण में उपस्थित मात्रा की तुलना में जो वृद्धि होना वो जैव संचय कहलाता है। जैव संचय के संदर्भ में जो मुख्य पॉइंट्स है वो सबसे पहले हम एक एक करके देखेंगे। पहले हम बात करते हैं प्रवेश के माध्यम, यानी कि रूट्स ऑफ अपटेक। या हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रदूषक यानी कि पॉल्यूटेंट्स के जो होते हैं वो जीव के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और वो किसी भी माध्यम में प्रवेश कर सकते हैं। माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि ब्रीथिंग, श्वसन, खाना पीना यानी फूड इनटेक करना। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन थ्रू स्किन, यानी कि त्वचा से अवशोषण। देन हम बात करते हैं इसके अंतर्ग्रहण यानी कि अपटेक के बारे में। तो अपटेक हमें ये बताती है कि कितनी रसायन यानी कि कितनी केमिकल जो होती है वो किसी समय में विभिन्न माध्यमों से अंदर जाती है, मतलब किसी भी जीव के अंदर चली जाती है। देन हम बात करते हैं भंडारण यानी कि स्टोरेज। इसमें क्या होता है कि ये क्या होता है कि जैव संदर्भ में इसका तात्पर्य यह हो कि किसी भी रसायन का शरीर या उत्तक में क्या होता है कि डिपोजिट होना, यानी कि डिपोजिशन जिसे हम कह सकते हैं भंडारण होना। देन हम बात करते हैं उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मेन ये होता है कि उन जैव रासायनिक क्रियाओं से है बायोकेमिकल जो एक्टिविटीज है वो क्या करते हैं कि किसी भी रसायन को जैव रूपांतरित करती हैं। ये बायोकेमिकल जो एक्टिविटीज क्या करती है, ये किसी भी रसायन को विखंडित करती है यानी कि उसका डिग्रेडेशन करती है। देन हम बात करते हैं उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में संबंधित ये है कि इनके माध्यम से क्या होता है कि जो संबंधित कुछ रसायन ऐसे होते हैं जो कि सीधे या रूपांतरित कर उनको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है इनके एक्सक्रीशन के माध्यम से। स्टूडेंट, इस तरह हम कह सकते हैं कि जैव संचय का आशय शरीर के अंदर प्रवेश करने वाले किसी रसायन की मात्रा से नहीं है, बल्कि वो उस मात्रा से है जो किसी विशेष समय में धारण की जा सकती है, यानी कि संचित की जा सकती है। बायो एक्यूमुलेशन को हम इस प्रकार दे सकते हैं कि जितना अपटेक करते हैं ना उसका उतने क्या होता है कि जितना जो फूड वगैरह जो भी इनटेक करते हैं और उनमें से क्या होता है कि आधे से ज्यादा एक्सक्रीशन तथा मेटाबॉलिज्म में क्या हो जाता है, चला जाता है। बाकी के जो रिमेनिंग जो बची हुई जो क्वांटिटी होती है, जो मात्रा होती है, वो क्या कहलाती है किसी जीव की? बायो एक्यूमुलेशन यानी कि जैव संचय कहलाती है। अब आगे हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो एक्यूमुलेशन यानी कि जैव संचय को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले कारक की अगर हम बात करें तो वो है एक्सोजेनस कारक यानी कि बाह्यजात कारक। इनमें सबसे पहले बाह्यजात कारकों में निम्न प्रकार के हैं, जैसे में रसायनों की विलयता, उद्भासन की अवधि, माध्यम में सांद्रण की मात्रा। सबसे पहले हम देखते हैं रसायन की विलयता यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ केमिकल। स्टूडेंट, नॉर्मली हम देखते हैं कि किसी भी रसायन जो होता है वो क्या होता है कि उसकी जल या वसा में विलयता जो होती है वो संचय को प्रभावित करती है, यानी कि कोई रसायन जो होता है वो वसा विलय भी हो सकता है और कोई जल विलय भी
हो सकता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो जल विलय यानी कि हाइड्रोफिलिक जो रसायन जो होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनका बायो एक्यूमुलेशन जो होता है वो कम होता है, यानी कि जैव संचय होता है वो कम होता है। जबकि जो फैट सॉल्युबल होते हैं यानी कि जो लिपोफिलिक होते हैं, उन रसायनों का जैव संचय अधिक होता है। तो नॉर्मली स्टूडेंट जो जल विलय जो पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है कि सेल, उनको क्या होता है कि किसी सेल में बांधे रखने यानी कि बॉन्डिंग रखने की कोई विशेष क्रियाविधि नहीं पाई जाती है। तो उन्हें क्या किया जाता है कि अंतःग्रहण के बाद कोशिका से आसानी से बाहर निकाल दिया जाता है। जबकि जो वसा विलय होते हैं वो क्या करते हैं कि तुरंत आसानी में अंदर प्रवेश कर जाते हैं और क्या करते हैं कि अनेक झिल्लियों को पार करके वसीय उत्तकों में जाकर के संग्रहित हो जाते हैं। देन हम बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर यानी कि उद्भासन की अवधि, यानी कि भी किसी भी पदार्थ को, मतलब कि कोई भी जो पदार्थ होता है वो किसी भी जीव के आसपास जो है वो कितने टाइम के लिए है, यानी कि उसको कितने टाइम तक उसका उद्भासन किया जा रहा है, यानी कि पदार्थ का जो उद्भासन होता है वो जीव के लिए कितनी देर तक हुआ है, ये भी क्या होता है कि जैव संचय के लिए महत्वपूर्ण कारक होता है। कि जितना ज्यादा अगर किसी को केमिकल के कांटेक्ट में रखा जाएगा तो उसका जो जैव संचय भी होगा वो अधिक होगा। देन हम बात करते हैं कंसंट्रेशन इन मीडियम, यानी कि माध्यम में सांद्रण की मात्रा। जिस माध्यम में जीव रहता है उसमें प्रदूषक पदार्थ का सांद्रण अधिक होने यानी कि उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होने पर उसका जैव संचय भी क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि वो भी बढ़ेगा। इसके अलावा पीएच, लवणता यानी कि सैलिनिटी और तापमान, टेम्परेचर, ये भी क्या करते हैं, एक्यूमुलेशन को प्रभावित करते हैं। देन हम बात करते हैं एंडोजेनस फैक्टर्स यानी कि अंतर्जात कारक। उस पर भी सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीशीज यानी कि जाति, कि अलग अलग जो स्पीशीज होती है उनमें क्या होता है कि सांद्रण, उद्भासन अवधि तथा किसी भी रसायन की जो प्रकृति उनके प्रति जो प्रतिक्रिया होती है यानी कि जो क्रियाशीलता होती है वो भी कैसी होती है, अलग अलग होती है। कि वे जातियां, वे स्पीशीज जिनका जीवन काल लंबा होता है यानी कि जो ज्यादा टाइम तक सरवाइव करती है, उसमें क्या होता है कि वसा का संचय जो होता है वो अधिक होता है, क्योंकि उनमें क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म की जो एक्टिविटी होती है यानी कि जो मेटाबॉलिज्म जो दर होती है वो भी कम होती है। इस वजह से क्या करते हैं कि अधिक जैव संचय प्रदर्शित करते हैं। जबकि जो छोटे जीवन काल वाले यानी कि जिनका जो लाइफ स्पैन कम होता है वो क्या करते हैं कि कम वसा संचय करते हैं, यानी कि उनमें जो वसा का जो संचय होता है वो कम होता है। या फिर यूं हम कह सकते हैं कि अधिक उपापचय दर वाली जो स्पीशीज यानी कि जिनमें जो मेटाबॉलिज्म जो रेट होती है बहुत ज्यादा होती है, तो उनमें भी क्या होता है कि कम जैव संचय देखने को मिलता है। देन हम बात करते हैं इंडिविजुअल वेरिएशंस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जिसमें कि एज, सेक्स, ये सब क्या होती है कि डिफरेंशिएशन होती है, विभिन्नताएं होती है, वेरिएशन। जैव संचय जो होता है वो एक ही जाति के सभी जीवों में क्या होता है, समान नहीं होता है। ये क्या होता है कि अलग अलग स्पीशीज में होता है, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग जैव संचय देखने को मिलता है, जिसके कि अनेक कारण हो सकते हैं। और इसके अलावा हम देख सकते हैं अगर हम सेक्स की बात करें तो अगर हम मेल और फीमेल की बात करें तो इनमें भी क्या होता है कि किसी भी रसायन के प्रति जो संचय की जो प्रकृति होती है यानी कि जो एक्यूमुलेशन जो नेचर होता है वो भी इनमें क्या होता है कि अलग अलग देखने को मिलता है। इस तरह से जो एज होता है वो भी मेन फैक्टर हो सकता है, वो भी क्या करता है, बायो एक्यूमुलेशन को प्रभावित कर सकते हैं। देन स्टूडेंट अगर हम बात करें कुछ एक्सेप्शन की, कुछ अपवाद की जो कि बायो एक्यूमुलेशन के संदर्भ में है। स्टूडेंट नॉर्मली हम देखते हैं कि हाइड्रोफिलिक नेचर के जो केमिकल्स होते हैं उनका क्या होता है कि बायो एक्यूमुलेशन नहीं होता है, यानी कि जैव संचय नहीं होता है। लेकिन प्रकृति में कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जैसे कि क्या होता है कि कैडमियम, कॉपर, लेड, मरकरी, कोबाल्ट, ये सब क्या होता है कि हाइड्रोफिलिक होने के बाद भी क्या होता है कि इनका क्या होता है कि एक्यूमुलेशन होता है, यानी कि ये क्या होता है कि किसी भी जीव के शरीर में संचित हो जाते हैं। क्योंकि लीवर में क्या होता है कि कुछ विशिष्ट स्थानों पर क्या होता है कि इनसे बांधने हेतु बंध पाए जाते हैं, यानी कि बॉन्ड पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं कि ये एक्यूमुलेट
हो जाते हैं। और जस्ट अपोजिट हमने देखा कि जो हाइड्रोफोबिक जो होते हैं, यानी कि लिपोफिलिक जो होते हैं, वसा स्नेही जो होते हैं, वसा स्नेही जो रसायन होते हैं उनका क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है। लेकिन पायरेथ्रिन जो एग्जाम्पल है, जो कि क्या होता है कि ये क्या करता है कि संचय नहीं होता है इसका वसा में, इसको क्या होता है कि शरीर में आसानी से तोड़ दिया जाता है, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाता है इस हाइड्रोफिलिक केमिकल का, जिसकी वजह से इसका एक्यूमुलेशन नहीं होता है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है। देन स्टूडेंट हम बात करते हैं बायो एक्यूमुलेशन फैक्टर, यानी कि जैव संचय कारक। नॉर्मली स्टूडेंट जो बायो एक्यूमुलेशन होता है उसको बायो एक्यूमुलेशन फैक्टर के रूप में मेजर किया जाता है, यानी कि नापा जाता है। इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है, जिसमें कि सी टिश्यू अपॉन सी मीडियम, यहाँ पे जो सी है वो कंसंट्रेशन को डिनोट करती है, मतलब कि सांद्रण। कि ये क्या करती है, जो बायो एक्यूमुलेशन जो फैक्टर होती है ये क्या करती है कि कारक जो उत्तक तथा माध्यम में क्या करती है कि सांद्रण के अनुपात को दर्शाती है, कि माध्यम में जितना कोई भी रसायन है वो कितना किसी जीव के टिश्यू में एक्यूमुलेट किया गया है। और यहाँ पे जो बायो एक्यूमुलेशन फैक्टर अगर हम देखें तो इसका मीनिंग ये है कि किसी भी जीव में या फिर उसके टिश्यू में क्या होता है कि वातावरण की तुलना में, यानी कि एनवायरनमेंट की तुलना में 2 गुना अधिक रसायन का होना, यानी कि जो कोई केमिकल होता है वो ज्यादा एक्यूमुलेट होता है।